नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात होगी बीजेपी की, एमपी की। मध्य प्रदेश की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम में नई नियुक्तियां हुई हैं। ये नियुक्तियां साफ दर्शा रही हैं कि लगातार पार्टी में संगठन पर सत्ता हावी हो रहा है और निगम मंडल के दावेदारों को पार्टी में नए पदों का सृजन करके रेस से बाहर कर दिया गया है। खंडेलवाल के कई करीबी और मेहनतकश पार्टी के चेहरे अब तक जिम्मेदारी की राह ताक रहे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। हेमंत खंडेलवाल की टीम में प्रदेश कार्यालय व्यवस्था प्रभारी, प्रदेश मोर्चा प्रभारी और प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी की नई जिम्मेदारी 3 पार्टी नेताओं को सौंपी गई है। उधर एक अन्य मामले में लेकिन इन नियुक्तियों को कई दूसरे समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश संगठन द्वारा अन्य महत्वपूर्ण जवाबदारियों का भी निर्धारण किया गया है, जो कि पार्टी की रीति नीति के अनुसार है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन सदैव कार्य करता है और संगठन की आवश्यकता के अनुसार ही दायित्वों का निर्धारण होता है। सभी लोग पार्टी की रीति नीति के अनुसार ही काम करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार प्रदेश मोर्चा प्रभारी की जिम्मेदारी मनोरंजन मिश्रा को सौंपी गई है। मिश्रा बीजेपी के सभी अलग अलग मोर्चा के प्रभारी के रूप में काम करेंगे। प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी का जिम्मा आशुतोष तिवारी को सौंपा गया है। तिवारी भी मिश्रा की तरह बीजेपी के सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी निभाएंगे। संगठन में जितेंद्र लिटोरिया को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें कार्यालय व्यवस्था प्रभारी बनाया गया है। वे प्रदेश कार्यालय के साथ जिलों के कार्यालयों की व्यवस्था का प्रबंधन भी देखेंगे। एमपी बीजेपी में शनिवार को की गई तीनों नियुक्तियां अलग अलग कारणों से चर्चा में हैं। खासतौर पर माना जा रहा है कि पार्टी ने निगम मंडल के 3 बड़े दावेदारों को अब दौड़ से बाहर कर दिया है। वहीं संगठन की बड़ी जिम्मेदारियों में भी हेमंत खंडेलवाल का कोई करीबी किसी बड़ी भूमिका में नजर नहीं आता। अनुराग मालवीय, INS 24/7, भोपाल। इधर राजधानी रायपुर में साइंस कॉलेज की चौपाटी को लेकर बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चौपाटी को अवैध करार देकर नगर निगम ने हटा भी दिया। इस चौपाटी के विरोध और समर्थन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। आखिर क्यों चौपाटी को लेकर गरमाई है सियासत? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी के साइंस कॉलेज की चौपाटी अब नस्तेनाबूद हो चुकी है। दुकानें हटाई जा चुकी हैं, लोगों के रोजगार छिन चुके हैं। जो लोग परिवार के साथ बैठकर वहां व्यंजनों का आनंद लिया करते थे, चौपाटी हटाए जाने की वजह सियासी है, इसलिए बवाल भी हो रहा है। चौपाटी पर उठ रहे सवाल, अगर चौपाटी अवैध है तो इसके निर्माण में लगे अफसरों के खिलाफ FIR क्यों नहीं? स्मार्ट सिटी के 10 करोड़ खर्च करने वालों से इस राशि की रिकवरी क्यों नहीं की गई? अगर चौपाटी अवैध है तो निगम हर साल 30 लाख रुपए क्यों वसूल करता रहा? चौपाटी अवैध थी तो हटाने की कार्रवाई तुरंत क्यों नहीं हुई? 3 साल की लीज क्यों मिली? 60 दुकानों में 300 से अधिक लोग काम कर रहे थे, उनके लिए व्यवस्थापन क्यों नहीं? अब हटाए गए दुकानदारों का क्या होगा? कहां होगा व्यवस्थापन? अब तक स्पष्ट नहीं। भाजपा चौपाटी को अवैध बता रही है। राजेश मूणत लगातार इसका विरोध करते रहे हैं। अब नगर निगम ने इसे अवैध निर्माण बताकर हटा दिया है। चौपाटी को हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरी। सुबोध हरितवाल व्यापारियों के साथ राजेश मूणत के घर के सामने धरना देते नजर आए। वहीं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय चौपाटी बचाने रात भर संघर्ष करते नजर आए। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है। ये पुलिस हत्या तो नहीं रोक पा रही, बलात्कार तो रोक नहीं पा रही, चाकूबाजी तो रोक नहीं पा रही, चोरी डकैती अपहरण को रोक नहीं पा रही, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों को, न्याय के खिलाफ लड़ने वालों को जरूर रोकने का काम करती है। बर्बरतापूर्वक हमारे साथियों को घायल किया, हमारे साथियों को चोटें आई है और जिस प्रकार से पुलिस ने बल का प्रयोग किया है, हम लोगों को आज सब लोगों को यहाँ सेंट्रल जेल ले आया है। हम चौपाटी का विरोध किए, 12 दिन तक वहां पर हम लोग धरने बैठे, 24 घंटे हर चीज को एक तथ्यात्मक। जो आपके पास लैंड आपकी नहीं है, जहाँ आप टेंडर नहीं लगा सकते, आप नियमों के विपरीत जाकर के आप टेंडर लगा रहे हो। मास्टर प्लान में उसकी बीट आ रही तो मास्टर प्लान में आप संशोधन कर दे रहे हो। 100% लोगों का व्यवस्थापन, लेकिन वो किराएदार हैं, पहले स्पष्ट कर देता हूँ, वो एक वेंडर के किराएदार हैं, नगर निगम के, रायपुर की जनता के ऊपर बर्डन नहीं है उनका।
राजधानी के साइंस कॉलेज चौपाटी या फूड कोर्ट का आनंद शहर के हजारों लोग लेते रहे हैं। चौपाटी तो टूट गई, लेकिन निर्माण से लेकर विध्वंस तक कई सवाल छोड़ गई। सवाल यह भी कि क्या शहर की जनता के लिए भी सियासी दल एकजुट नहीं हो सकते? सवाल यह भी कि क्या जो नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन? और सवाल यह भी कि जो नुकसान के जिम्मेदार हैं वे बख्शे क्यों जा रहे हैं? गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। इधर ग्वालियर के ऐतिहासिक 120 साल पुराने ग्वालियर व्यापार मेले के मूल स्वरूप और अस्तित्व को बचाने के लिए व्यापारी संगठन लगातार प्रयासरत है। इसको लेकर एक ज्ञापन सांसद भारत सिंह कुशवाहा को सौंपा भी गया ताकि मेले के प्राचीन स्वरूप को बरकरार रखा जाए। एक रिपोर्ट आप देखिए। ग्वालियर व्यापार मेला 120 साल से आयोजित किया जा रहा है। ग्वालियर में आयोजित किया जाने वाला उत्तर भारत में एक बड़ा व्यापार मेला है। इसकी शुरुआत 1905 में ग्वालियर के तत्कालीन राजा महाराज माधोराव सिंधिया ने की थी। आज ये एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला है, लेकिन ये मेला धीरे धीरे अपनी वास्तविकता खोता जा रहा है, जिसे देखते हुए संगठन यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट द्वारा मेला परिसर को एक मास्टर प्लान बनाने के लिए सहमति बनी। और मास्टर प्लान के बाद जनप्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा इत्यादि से चर्चा कर मास्टर प्लान को दिखाने का निर्णय लिया है, जिसमें मांग की गई है कि ग्वालियर मेला परिसर में अत्याधुनिक सुविधाएं हो, स्वदेशी वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाए, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण का गठन जल्द हो, भारतीय वायुसेना एवं BSF के कार्यक्रम होने चाहिए, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय मुशायरा का आयोजन हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहभागिता होनी चाहिए, पार्किंग की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, अफसरों का कार्यकाल बढ़ना चाहिए। आज माननीय सांसद जी से कैट का प्रतिनिधि मंडल मिला। हमने आग्रह किया कि मेले के जो स्ट्रक्चर है उसका संधारण किया जाए। उन्होंने कहा है कि आप लोग प्लान बनाइए इसके संधारण का, और इसमें हम वर्ष भर कैसे गतिविधि संचालित कर सकते हैं उसको बनाकर दें। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे और जल्दी ही मेले के लिए कुछ फंड लाएंगे ताकि मेला वर्ष भर संचालित हो सके। कैट के लोगों ने कुछ सुझाव भी दिए लिख के। हमारी बैठक विस्तार से चर्चा हुई है और मैंने ये कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर मेला से संबंधित इस विषय पर जरूर चर्चा करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि जो चर्चा हो हमारी सार्थक होगी। आपको बता दें कि ग्वालियर का ऐतिहासिक व्यापार मेला अपने प्राचीन मूल स्वरूप को हर बार खोता जा रहा है। ग्वालियर व्यापार मेला का प्राधिकरण या बोर्ड गठित न होने से मेले की व्यवस्थाएं लगातार गड़बड़ाती जा रही है। इसी को लेकर मेला बचाव अभियान और सभा भी व्यापारी संगठन आयोजित कर चुके हैं ताकि मेले के अस्तित्व को बचाया जा सके। INS 24/7 के लिए ग्वालियर से जावेद खान की रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का SIR लगातार जारी है। SIR को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी जामयांग सभी संभागों की बैठकें ले चुके हैं। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और SIR प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर बातचीत की। SIR को लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बिहार की तर्ज पर SIR नहीं होने देंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने SIR को लेकर कहा कि प्रक्रिया गलत मतदाताओं के नाम को हटाने और सही नाम मतदाताओं के जोड़ने के लिए हो रही है। तरीके से SIR हड़बड़ी में की जा रही है। हड़बड़ी में गड़बड़ी की संभावनाएं रहती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी और सत्ताधारी दल भाजपा निरंतर SIR के माध्यम से जो भारत के हर नागरिक का मताधिकार है उस पर सवालिया निशान खड़े करने में, उसको खतरे में डालने पे जुटे हुए हैं। इसी की समीक्षा कांग्रेस लगातार कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर भिड़ गए हैं और SIR में हमारी कोशिश ये होगी कि एक भी नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न हो पाए। BLOs जितने निर्धारित हुए हैं इनको प्रत्येक घर में जाना है, प्रत्येक
2003 की मतदाता सूची में जिनके नाम हैं उनके फॉर्म भरने हैं। अब अगर वो नहीं रह गए हैं तो उनका डिलीशन हो, अन्यथा जिनका संशोधन होना है संशोधन हो और परिवर्धन होना है परिवर्धन हो। नए नाम जुड़ने वाले जो नाम है उनके लिए भी उसमें कॉलम है, जो सर्वे फॉर्म दिया गया है उसमें है, तो वह भी पूरा हुआ होना चाहिए। बीएलओज की बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक पार्टी, सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेवारी है कि उचित नाम जुड़ें, अनुचित नाम कटें, कोई नाम ना छूटे। इस बात के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। शाहजहांपुर से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले श्याम टेलर को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये खबर मिलते ही शाहजहांपुर में उनके निवास पर बधाइयों का तांता लग गया है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में छात्र नेता के तौर पर अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले श्याम टेलर ने एक मजबूत टीम तैयार की। लगातार आगे बढ़ते रहे, महत्वपूर्ण पदों पर वो रह चुके हैं। युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए श्याम टेलर ने अपनी कार्यक्षमता से वरिष्ठ नेताओं को काफी ज्यादा प्रभावित किया। शनिवार को आलाकमान ने युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नामों पर विचार किया है, जिसमें श्याम टेलर की नेतृत्व क्षमता को श्रेष्ठ माना गया। भारत माता को उस विश्व के सर्वोच्च सिंहासन पर बिठाने के लिए कटिबद्ध हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा की सहमति से हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष सम्मानीय हेमंत खंडेलवाल जी द्वारा आज मुझे जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष की सौंपी है। मैं इसके लिए मध्य प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री हम सबकी प्रेरणा के केंद्र आदरणीय हितानंद शर्मा जी और मध्य प्रदेश के संपूर्ण नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे सामान्य परिवार से आने वाले साधारण से कार्यकर्ता को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने आज सौंपी है। अगली खबर दुर्ग से है, जहां एक महीने से महिलाओं को निशाना बनाकर की जा रही चैन स्नैचिंग की लगातार घटनाओं का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए, इसमें एक नाबालिग शामिल है जो कि 5 अलग अलग वारदातों में शामिल रह चुके हैं। अंतर जिला चैन स्नैचर गैंग के आरोपी रायपुर सड्डू क्षेत्र के बीएस यूपी कॉलोनी के निवासी निकले हैं। आरोपी पुरुषोत्तम ठाकुर, अब्दुल मुकीम और ज्वाला बैरागी से 45 ग्राम सोने की चैन, लॉकेट, 10 अतिरिक्त लॉकेट और सोने की पत्ती के साथ 6 लाख रुपए के चोरी का सामान जब्त हुआ है और इनके पास से एक बाइक और स्कूटी भी मिली है। मुख्य आरोपी ज्वाला ने बताया है कि साथियों के साथ वो रायपुर से भिलाई पहुंचते थे और पहचान को छिपाने के लिए वारदात के दौरान बार बार अपनी बाइकें बदलते थे। चुराए गए सोने के आभूषण को वो पावर हाउस में बेचा करते थे और किरण ज्वेलर्स का नाम उन्होंने लिया है भिलाई के। दुकानदार रामकृष्ण को भी फिलहाल पुलिस ने गिरफ्त में लिया। विगत दिवस टाउनशिप एरिया में प्रदर्शनी नगर में चैन स्नैचिंग का घटना घटित हुआ था, जिसमें एफआईआर दर्ज किया गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 1-2 संदेहियों को पकड़ा गया और जब पूछताछ किया गया तो उनसे माल बरामद हुआ, घटना करना स्वीकार किया। ऐसे कुल 5 मामलों का खुलासा हुआ है, जिसमें 4 आरोपी हैं, एक अपचारी बालक है, 2 मोटरसाइकिल वाहन और लगभग 6 लाख रुपए के स्वर्ण सामग्री उनसे जब्त किया गया है। इधर तेलंगाना में माओवादी संगठन को तगड़ा झटका लगा है। पहली बार बड़ी संख्या में शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हुए नक्सलियों ने अपने हथियार एक साथ डाले हैं। इन सभी पर 1,40,05,000 रुपए का इनाम था, जो कि तेलंगाना दक्षिण बस्तर बेल्ट में संगठन की सक्रियता को दर्शाता है। तेलंगाना डीजीपी शिवधर रेड्डी के सामने 37 नक्सलियों ने बंदूकें छोड़ दी और सरेंडर कर दिया। इन नक्सलियों में 3 स्टेट कमेटी के सदस्य शामिल हैं और सरेंडर करने वाले बड़े नामों में कोयादा सबिया का नाम आ रहा है। दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य मुचाकी उर्फ एर्रा इसमें शामिल है। नक्सली एर्रा को लंबे समय से हिड़मा के सबसे भरोसेमंद साथी के तौर पर गिरा जाता है। सरेंडर लिस्ट में 3 स्टेट कमेटी सदस्य, 3 डिविजनल कमेटी के सदस्य, 9 एरिया कमेटी के मेंबर और 22 पार्टी कमेटी के सदस्य शामिल हैं। तो बता दें आपको, इस सरेंडर के दौरान कई बड़े हथियार भी नक्सली लेकर पहुंचे थे और
12 तेलंगाना स्टेट से जुड़े हुए थे नक्सली और 23 दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी के थे। 2 PLJ के सक्रिय सदस्य थे। आजाद ने जहां सरेंडर के दौरान खुलकर कहा कि वो लंबे समय से मुख्यधारा में लौटना चाहता था, वो संगठन को इसकी जानकारी देकर ही आया है। बता के आ गया है कि अब मैं वहां काम नहीं करूंगा। नक्सलवाद से जुड़ी कोई विचारधारा पसंद नहीं आ रही लोगों को और यही वजह है कि उनके खुद के जो नक्सल लीडर हैं वो बंदूक छोड़कर वापस लौट रहे हैं मुख्यधारा में। पुनर्वास नीति का असर आप देखिए। 31 मार्च साल 2026 की मियाद रखी गई और हिडमा की मौत के बाद हिडमा को जिस तरह से ढेर किया गया है उसके बाद एक एक करके अब नक्सली 2 से 3 दिन में मुख्यधारा में वापसी कर रहे हैं। और इसके साथ ही सुबह सवेरे में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NH24/7 के साथ। आगे देखिए अंचल।